नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानचित्र। पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि मान लो मैं कोई मानचित्र बनाती हूँ, तो मानचित्र ये एक मैंने ऐसे स्क्वायर बनाया। मैंने बनाया है कि यहाँ पर मेरा खुद का घर है। मैं अगर ये मेरे घर का दरवाज़ा है, मैं इधर से निकलती हूँ, फिर इधर आती हूँ, और फिर जब मैं ऐसे मुड़ती हूँ तो इधर मेरा स्कूल है, ठीक है। और फिर जब मैं स्कूल से इस तरफ जाके और फिर इधर ऐसे मुड़ के और इधर मुड़ती हूँ, फिर इधर, तो इधर मेरी सहेली का घर है। तो इस तरीके से ये हमारा खुद का इमेजिन मतलब बनाया हुआ मैप है। तो मानचित्र कोई भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें जो है हम मानचित्र के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब उसे पढ़ने के लिए कुछ सीमा नियुक्त होती है ना, कि इसमें अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ये पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में, इस तरीके से। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। अब ग्लोब पर आप चाहोगे कि आप मान लो दिल्ली में रहते हो, तो आप मतलब अगर ग्लोब पे दिल्ली ढूंढोगे तो पहले आप भारत का नक्शा ढूंढोगे, फिर भारत के नक्शे में कहीं छोटा सा आपको दिल्ली दिखाई देगा, पर दिल्ली के अंदर का तो डिटेल उसमें नहीं होगी ना। तो इसके लिए आपको क्या है, मानचित्र ढूंढना पड़ेगा। कहाँ का, स्पेशल जो दिल्ली का मानचित्र होगा उसको, उसमें दिल्ली के अंदर की सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया होगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। चपटी मतलब जैसे एक पेपर पे हम खींच देते हैं, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। आपने किसी देखा हो, मतलब बहुत सारे मानचित्र अलग अलग पेज होते हैं। जैसे मान लो एक में दिल्ली का लगा दिया, एक में बिहार का लगा दिया, एक में हरियाणा का लगा दिया, और ऐसे कर करके हमने क्या करा, बहुत सारे और विदेशों में भी अलग अलग उसके लगा दिए। तो इससे हमारा एटलस तैयार हो जाता है। एटलस भी विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब पे तो आप एक पर्टिकुलर बस दिल्ली, अब दिल्ली के अंदर भी तो बहुत सारी जगह है ना, उनके बारे में हम ग्लोब में नहीं देख सकते, वो हम मानचित्र में ही देख पाएंगे। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब एक है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। मतलब मान लो एक मानचित्र है जिसमें सिर्फ पर्वतों के बारे में बताया गया है कि ये पर्वत यहाँ है, ये पर्वत यहाँ है। एक में सिर्फ पठारों के बारे में, सिर्फ नदियों के बारे में। तो अलग अलग टाइप के मानचित्र हो गए हैं ना। अब है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब आप सोचिए, एक ही मानचित्र में आपको पहाड़ बता दे, उसी में ही आपको राज्यों के नाम बता दे, नगरों के नाम बता दे, उसी में आपको मैदान बता दे, उसी में पर्वत बता दे, उसी में नदियाँ, तो खिचड़ी सी पक जाएगी एक मैप में और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हर चीज़ का एक अलग अलग मानचित्र यानी मैप बनाया जाता है, जिससे आपको समझने में सुविधा हो। अब है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। और उसमें दूरी बताएंगे, दिशा और एक प्रतीक। मान लो कि हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर पेड़
जंगल है तो जंगल के लिए हम क्या करेंगे, एक पेड़ का निशान दे देंगे। और कोई अपने मानचित्र में दिखाना चाहता है कि यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पे छोटा सा बादल बनाया और ऐसे ऐसे हमने ये बारिश के मतलब ये मात्रात्मक ये चित्र जो होते हैं ना, इससे हमें पता चलता है कि हाँ जहाँ पर ये वर्षा ये निशान है वहाँ पर अधिक वर्षा, और साइड में हम उसकी एक डिटेलिंग सी दे देते हैं। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र होते हैं छोटे छोटे बनाते हैं, छोटे से एरिया को या बड़े एरिया को छोटे रूप में दिखा देते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब मान लो 1 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर हम पेपर पे दिखा तो नहीं सकते ना, परंतु हम एक निशान बना के उस पर लिख देते हैं कि हाँ मतलब 1 किलोमीटर है, यानी ये इतनी इसके बीच में इतनी दूरी है, पर वास्तविकता में वो 1 किलोमीटर है, पेपर पर वो 1 किलोमीटर नहीं है। ठीक, ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर 10 किलोमीटर है तो हमने 2 सेंटीमीटर दिखाई, अगर कहीं की दूरी 5 किलोमीटर है तो हम कितना दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर, और कहीं की 20 किलोमीटर की दूरी है तो हम कितना दिखाएंगे मानचित्र पर, 4 सेंटीमीटर। एक पैमाना फिक्स हो गया ना कि अगर 4 सेंटीमीटर है तो यानी इसकी दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। यही मैंने अभी आपको बताया। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ उसमें आप पता भी लगा सकते हैं यदि आपको यह पता हो कि हाँ इतने सेंटीमीटर का बराबर मतलब इतना किलोमीटर है, इतने इसका मतलब इतना मीटर है, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इसकी नॉलेज होगी, तो आप एक सही अनुमान लगा पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब बहुत बड़ी जगह को आपको छोटे में दिखाना है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर ले रहे थे, अब हम 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के बराबर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी चीज़ को छोटे उस पर दर्शाना है, तो हम उसकी दूरी को बड़ा कर देंगे, मतलब सेंटीमीटर का और दूरी उसमें अब इक्वल ज़्यादा। जैसे 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर रखी थी तो अब 1 सेंटीमीटर में हमने 100 किलोमीटर रख ली। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। अब मान लो आपको सिर्फ एक ब्लॉक का एरिया दिखाना है, ये ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर बराबर कर देंगे 500 मीटर, क्योंकि हमें सिर्फ छोटी सी चीज़ को दिखाना है। तो इस तरीके से इसका निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे से एरिया का, उसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग, ये गली उस मतलब ज़्यादा डिटेलिंग कर देंगे। पर अब मान लो हमें पूरी दिल्ली का बनाना है एक छोटे उस पर, तो हम सिर्फ मेन दिल्ली में जैसे कनॉट प्लेस है, रोहिणी है, जहांगीरपुरी है और भी इंडिया गेट है, ऐसी मतलब मेन जगहों को दर्शा देंगे, करोल बाग। परंतु जब हम स्पेशल करोल बाग का बनाएंगे तो उसमें और डिटेलिंग सिर्फ करोल बाग की बता देंगे, वहाँ पर ये मार्केट है, ये यहाँ पर है। और फिर मान लो अब करोल बाग के अंदर भी हम गफ्फार मार्केट का स्पेशल बनाएंगे तो फिर उसमें और भी ज़्यादा डिटेलिंग दे पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मानचित्र काम करता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखो जैसे ये चित्र बनाया गया है ना, अब हम इसमें सिर्फ हमारे थोड़े से एरिया के बारे में बताया गया। अब मान लो ये तो खेल का मैदान है ना, ये पेड़, ये सामुदायिक कोई केंद्र है जैसे पार्टियाँ शादी वगैरह होती है ना कि वहाँ पर, ये विद्यालय है, ये इधर दुकानें कॉम्प्लेक्स वगैरह होती है ना जैसे मार्केट बनी होती है स्पेशल, ये
स्कूल में पढ़ने वाले, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है, और ये फलोद्यान है, मतलब बाग है, बगीचा है। तो इस तरीके से हमने छोटी सी जगह को एक छोटे उस पर अच्छी तरीके से दर्शा दिया है। परंतु अगर हम पूरे उस एरिया को दर्शाएंगे तो हम इतनी अच्छी तरीके से, इतनी डिटेलिंग से उस चीज़ को, एक एक घर को शो नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है। अब दिशा तो आप देख ही रहे हो, देखो ये रहा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब ये वाली जो, ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है। इस तरीके से दिशाएं होती हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु है, मतलब ये प्रधान है। फिर ये उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये बीच की 4 दिशाएं हैं। जैसे क्या है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो अब हम इससे इन दिशाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे का हम और डिटेल से अच्छी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।